क्या हाल चाल बच्चों। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पीछे थंबनेल में नज़र आ रहा होगा, हम लोगों ने रूटीन के अनुसार, रूटीन के हिसाब से आज केमिस्ट्री की क्लास होगी और हम लोगों ने आज क्लास नंबर 4 आ चुके हैं, क्लास नंबर 4 केमिस्ट्री में। और क्लास 10 का केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक समीकरण एंड यानी और अभिक्रिया। उसके बारे में देखना है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उसको पढ़ते हुए हम लोग अच्छे से एक एक पॉइंट को समझते हुए हम लोगों ने क्लास नंबर 1 2 3 अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। जिन बच्चों अभी तक क्लास 1 2 3 नहीं किए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, आप क्लास का प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास नंबर 1 2 और 3 को अच्छे से पढ़ लीजिए और उसमें जो भी डाउट रहे हमसे जरूर पूछिए। आप हमसे पूछिएगा तो फिर हम आपको डाउट को क्लियर कर देंगे। अगर नहीं पूछिएगा तो ऐसे में हमको पता ही नहीं चलता है कि हाँ, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं क्या आपको वो सारी चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो क्या आप लोग क्लास के लिए रेडी है? अगर क्लास के लिए रेडी है तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज हम लोग का जो पॉइंट है, एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करेंगे। और नोट क्यों करना जरूरी है, बार बार हम बताते हैं कि ताकि जो भी बच्चे होते हैं एक दफा में क्लास में पूरा कट टू कट जो होता है ना, पूरा क्लियर नहीं हो पाता है। तो आप नोट करके रखे हुए रहते हैं तो आप बाद में उसको देख करके जो भी डाउट आती है उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए हर बच्चे को जरूरी है कि वो नोट बनाना शुरू कर दे और अभी से ही कर दे। अंत में बनाने से क्या होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग बात को समझ रहे होंगे। तो जो बच्चे रेडी होंगे थम्स अप का चिन्ह दीजिए कि जी भैया हम लोग रेडी है क्लास के लिए, तो क्लास को आगे बढ़ाया जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज पढ़ चुके थे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया से हम लोगों को किन किन चीजों की जानकारी प्राप्त होगी, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभिकारक क्या होता है, प्रतिकारक, प्रतिफल क्या होते हैं, बहुत कुछ पढ़ लिया। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाला पिछले क्लास में पढ़ाए थे, जो 2 नंबर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है और रहता ही है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग उसको अच्छे से बना लेते होंगे। अब तो कोई दिक्कतें नहीं होगी संतुलित करने में। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहे तो क्वेश्चन नंबर लिख करके भेजिए, या क्वेश्चन आप बोल दीजिए कि इतने नंबर क्वेश्चन का मुझे डाउट है, हम आपका उसको बना करके दिखला देंगे फिर से। ठीक है, तो आज का पॉइंट स्टार्ट किया जाए। आज का पॉइंट हम लोग समझेंगे, 3 4 पॉइंट समझेंगे। पहला नंबर, जो रासायनिक समीकरण होती है उससे हम लोग क्या क्या चीज की सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है। उसके बाद रासायनिक समीकरण से क्या क्या लाभ मिलता है। उसके बाद रासायनिक समीकरण की सीमा जिसको बोलते हैं, यानी उससे क्या क्या चीज की जानकारी नहीं मिलती है। और उसके बाद अगर टाइम मिले तो पढ़ लेंगे कि उसको और उपयोगी उपयोगी कैसे बनाया जाए, यूजफुल कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो हर पॉइंट पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जब तक के एक पॉइंट क्लियर नहीं होगा तब तक दूसरे पॉइंट को तो पढ़ना छोड़ दीजिए, सोचेंगे भी नहीं उसके बारे में। तो पहला नंबर पॉइंट हम लोग डालते हैं, और उम्मीद है आप लोग अगर धैर्य रखे क्लास कर रहे होंगे तो आपको हर पॉइंट समझाने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और हम समझाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट डालते हैं रासायनिक समीकरण। आज का लिखावट शुरुआती गलत हो रहा है, देखिए आगे क्या होता है। रासायनिक रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण से, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, प्राप्त होने वाली सूचनाएं, प्राप्त होने वाली सूचनाएं। ठीक है, ये आज का मेरा पहला पॉइंट है। थोड़ा सा गलती लिखा गया, उसको सही कर लेते हैं। प्राप्त होने वाली सूचनाएं, इसको ऊपर कर देते हैं। आप देखिए क्या आपको ये कलर विजिबल है, कलर अच्छे से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिखना चाहिए। जो पढ़ रहे हैं हम लोग वो दिखेगा तभी हम लोग उसको समझ पाएंगे अच्छे से। बोर्ड भी तो अच्छे से दिख ही रहे होगा। बोर्ड में कोई इशू है क्या? इससे पहले वाला जो बैकग्राउंड था वो दूसरा बैकग्राउंड लिए हुए थे। इससे पहले जो हम लोग पढ़ते थे वो ये वाली बैकग्राउंड थे। अब आप देख लीजिए, आपको जो बैकग्राउंड पे बेहतर लग रहा होगा हम वही बैकग्राउंड लेकर के पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए जो बैकग्राउंड बेहतर लगे उस पे ही पढ़ाया जाएगा। दोनों तो लगभग में सेम ही है, उतना कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। चलिए, तो जो पहले अभी जो लिए थे उसको ही पढ़ा देते हैं, उस पर लेकर के नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा इससे। ठीक है, तो क्या है पॉइंट हम लोगों को, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना। आपको पता है बुआ
कि जब भी कोई भी पॉइंट नोट करते हैं, ठीक है, जब भी कोई भी काम करते हैं तो उससे हम लोग कुछ चीज की जानकारी प्राप्त होती है। तो क्या क्या चीज की प्राप्ति होगी, नंबर करके हम लोग लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है। नंबर 1, इससे जो है जानकारी प्राप्त होगी, कई जानकारियां प्राप्त होती है। नंबर 1 में इसका है, देखिए अभी हम लोग पहले एक दफा समझ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण दरअसल होता क्या है। जैसे हम लोग पहले अभिक्रिया लिखेंगे, लिखे थे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन को आपस में मिला दिए थे तो हम लोगों को बन गया था जल, बना था यानी पानी बना था कि नहीं बना था, जी बिल्कुल। तो ये जो लिखे हैं तो ये इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन हम लोग पॉइंट क्या डाले, रासायनिक समीकरण। तो अभिक्रिया तो नहीं पढ़ना है हमको, समीकरण से पढ़ना है ना, तो रासायनिक समीकरण से पढ़ना है। तो इसको रासायनिक समीकरण में लिखेंगे तो हाइड्रोजन के लिए क्या लिख लेंगे तो भैया H2, और ऑक्सीजन के लिए क्या लिख लेंगे भैया O2, और ये मिलकर के बना देगा क्या भैया तो H2O। तो ये जो है पहले नंबर तो हमको बता रहा है, क्या बता रहा है, जो इसमें जो भाग लेता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक, अभिकारक। और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं बुआ, तो उसको बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं, प्रतिफल। तो रासायनिक समीकरण जो सूचना देती है, पहली नंबर बात तो उसमें जो अभिकारक भाग ले रहे हैं और जो प्रतिफल बन रहे हैं उसके बारे में बताता है कि नहीं बताता। तो इसका नंबर 1 में क्या हो जाएगा कि अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है, तो भाग लेने वाले को अभिकारक, और जो बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल। तो रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक और प्रतिफल की सूचना प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो आप इसको हम साइड में लिख देंगे, क्योंकि जितना हम लोग लिखेंगे ना उसमें इसको थोड़ा सा यूज भी होगा और समझने के लिए काम भी आएगा। इसको थोड़ा साइड में रख लेते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण से अभिकारक और प्रतिफल की जानकारी। किस चीज की जानकारी, तो देखिए अभिकारक और प्रतिफल। तो अभिकारक हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन के लिए क्या हम लोग यूज किए, तो H यूज किया। हाइड्रोजन के लिए क्या यूज किए, H। ऑक्सीजन के लिए O, जल के लिए H2O। तो क्या है, हाइड्रोजन का H जो है क्या है, संकेत हो गया। हाइड्रोजन गैस था H2, उसका क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो क्या समझे हम लोग कि पहली नंबर बात कि रासायनिक समीकरण से अभिकारक और प्रतिफल के संकेत अवलिक सूत्र की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी प्राप्त होती है, संकेत अवलिक सूत्र की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो हम लोग इसका नंबर 1 लिखेंगे, और इसका नंबर 1 क्या है अच्छे से समझिएगा, रासायनिक समीकरण से। अच्छा थोड़ा सा लंबा चला जाएगा ना, शॉर्ट में लिख दे इसको, क्या शॉर्ट में समझ में आ जाना चाहिए आपको। जैसे अगर इसको हम लिखेंगे तो बोल के बता देते हैं, इसको क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण से अभिकारक और प्रतिफल के संकेत अवलिक सूत्र की जानकारी प्राप्त होती है। तो थोड़ा लंबा हो गया ना, इसी को अगर शॉर्ट में लिखेंगे इससे यानी कि डायरेक्टली लिख देगी अभिकारक और प्रतिफल के संकेत अवलिक सूत्र की जानकारी प्राप्त होती है, हो जाएगा ना, समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम लोग पहले हेडिंग डाल चुके हैं कि सूचना, क्या सूचना मिलता है। तो नंबर 1 में क्या लिखेंगे, अभिकारक, अभिकारक एवं प्रतिफल, अभिकारक एवं प्रतिफल, अभिकारक एवं प्रतिफल की, प्रतिफल के संकेत, संकेत अवलिक का मतलब होता है या सूत्र, संकेत अवलिक सूत्र की जानकारी प्राप्त होती है। संकेत अवलिक सूत्र की जानकारी प्राप्त होती है, की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अच्छा ये भी तो नहीं कंफ्यूजन होगा ना कि ये कहां से प्राप्त होगा, क्योंकि हम लोग हेडिंग डाले किससे, रासायनिक समीकरण से। तो रासायनिक समीकरण से क्या होता है, अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेत अवलिक सूत्र की जानकारी प्राप्त होती है। कोई दिक्कत, उम्मीद है दिक्कत नहीं होगा। बात मतलब कोई ऐसा पॉइंट हो कि लगे कि नहीं ये कहां से आएगा, क्यों आएगा, तो फिर दिक्कत है होने चाहिए। लेकिन अभी तो नहीं। रेड कलर दिख रहा है क्या, रेड जो अधिकतर फ्लेक्सिबल ही रहता है, नहीं इसमें भी चमक ही रहा है ना, थोड़ा माइनस कर लीजिएगा रेड से। उस वैसा भी माइनस है, क्यों करेंगे, चमक रहा है तो इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग। रेड को चेंज करके ब्लैक कर देते, ब्लैक दिखना चाहिए। ब्लैक विजुअल है क्या, ब्लैक दिख रहा है जी, तो ब्लैक तो और बेहतर दिख रहा है, तो हम लोग ब्लैक का भी यूज कर ही सकते हैं क्या। चलिए ये तो हो गया क्लियर, क्लियर हो गया तो आगे बढ़े।
एक नंबर तो हम लोगों का हो गया, क्या प्राप्त हुआ कि जो अभिकारक में अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं, जो बनता है उसको प्रतिफल। तो अभिकारक और प्रतिफल के अगर से सिंगल है तो संकेत और यौगिक के रूप में रहते सूत्र प्राप्त होता, हो गया। दूसरा नंबर हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा नंबर देखेंगे कि जो अभिक्रिया में भाग ले रही है, ठीक है, तो भाग ले रही है तो उसके बाद जो निर्मित होगा और बनेगा वही दोनों एक ही चीज नहीं। जैसे अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीजन भाग लेता, बना क्या, प्रतिफल। तो कैसा बना, नहीं बना, वो तो देखेंगे ना कि कितना प्रतिफल बना, नहीं बना। तो ये भी बोल सकते हैं कि अभिसमीकरण से अभिकारक की मात्रा का पता चलता है और प्रतिफल की भी मात्रा का पता चलता है। अभिकारक की मात्रा क्या हो जाएगा, जो अभिक्रिया में क्या कर रहा हो, भाग ले रहा हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे नंबर 2, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की मात्रा का पता चलता है या जानकारी प्राप्त होता है। पता चले, जानकारी प्राप्त, बात वही है, ठीक है। तो क्या लेंगे, अभिक्रिया में भाग लिए, अभिक्रिया में भाग लिए या निर्मित, विक्रिया में भाग लिए या निर्मित अभिकारक एवं, रुक जाओ, एक ही साथ लिख देते ना तो बहुत बच्चे कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि निर्मित कौन होगा, भाग कौन लिएगा। तो भाग लेता कौन है, तो अभिक्रिया में भाग लिए अभिकारक, क्योंकि भाग तो अभिकारक ही लेता है। तो अभिक्रिया में भाग लिए अभिकारक या निर्मित प्रतिफल, या की जगह एवं कर दो क्योंकि दोनों एक ही साथ होता है, एवं निर्मित प्रतिफल एवं निर्मित प्रतिफल, प्रतिफल, निर्मित का मतलब क्या, निर्माण हुआ, ठीक है। निर्मित प्रतिफल की जानकारी प्राप्त होती है, निर्मित प्रतिफल की जानकारी प्राप्त होती है, की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। कोई दिक्कत, जो अभिक्रिया में, जैसे यहाँ देखिएगा तो यहाँ क्या क्या भाग ले रहा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, बन कौन रहा है, तो जल बन रहा है, तो प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। हर कंसेप्ट को समझेंगे, सिर्फ आपका काम यही है कि आप सही से मतलब ध्यान दे करके पढ़िएगा, ठीक है। अब क्या हो गया कि बन जो रहा है चाहे भाग ले रहा है, तो कितना ले रहा है भाग, कितना बन रहा है वो भी तो चाहिए ना। तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया में भाग लिए गए अभिकारक की परमाणुओं की संख्या, किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो सीधे लिख सकते हैं ना, अभिकारक की अणुओं की संख्या लिखिए या परमाणुओं की संख्या लिखिए, परमाणुओं की संख्या की जानकारी। अब ये भी तो नहीं लिखना होगा ना कि जानकारी प्राप्त होती है, आप समझ सकते हैं इसके आगे क्या होगा, जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। यानी कितना अणु भाग ले रहा है अभिक्रिया में, कितना नहीं, वो तब हुआ जब अभिकारक के पता चलेगा कि कितना भाग ले रहा है तो वो भी तो पता चल जाएगा ना कि कितना बन रहा है। जी बिल्कुल, तो क्या लिख सकते हैं, प्रतिफलो। अगर इसको लंबा करके आप लिखिएगा, थोड़ा लमार के लिखना चाहिए, तो क्या लिखिएगा, अभिक्रिया में भाग लिए गए पदार्थों के परमाणुओं की संख्या। था अब उनको लोग पता है कि अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ना अभिकारक, जी इसलिए हम शॉर्ट में लिख दिए। तो क्या लिखेंगे, प्रतिफलों की परमाणुओं की संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। कोई दिक्कत, अब ये चीज का मतलब आपको पता है ना, जो ऊपर लिखा हुआ है वही सेम टू सेम, ऐसा तो नहीं कि कंफ्यूजन हो। तो जो जो चीज ऊपर है वही नीचे लिखा होता है, उसको डॉट डॉट से उसको दिखा दिया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, जैसे पहला नंबर क्या देख लिया हम लोग कि अभिक्रिया में भाग ले रहे अभिकारक और प्रतिफल के संकेत अवलिक सूत्र हो गया। दूसरा क्या देखिए कि उसमें जो क्या लिखा हुआ दूसरा नंबर में, अभिक्रिया में भाग लिए गए अभिकारक एवं निर्मित प्रतिफल की जानकारी, क्या बन रहा है, क्या भाग लिया था। उसके बाद क्या देखे कि अभिकारक में कितना परमाणु की संख्या है, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे कि प्रतिफल की कितना परमाणु की संख्या। उसके बाद क्या देखेंगे बुआ कि ये जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है चाहे बन रहा है, तो उसका तो कुछ मोल होगा ना, तो किसका मोल, तो अभिकारक और प्रतिफलों की मोलों की संख्या, किसकी संख्या, मोलों की संख्या। इधर उधर मत करो, चलो ऊपर थोड़ा नीचे आएगा, हाँ यहाँ से क्या लिखेंगे, अभिकारक
अभिकारक एवं प्रतिफलों, अभिकारक एवं प्रतिफलों के मोलों की संख्या या मोलों की जानकारी, मोलों की संख्या की जानकारी, मोलों की संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, समझ आइए। डॉटेड का मतलब क्या, उसके आगे लिखिएगा प्राप्त होती है, कोई दिक्कत। अब तो ये हो गया मोल की संख्या हो गया। अब इसके आगे आपको कुछ लग रहा है क्या, तो लग रहा है ना थोड़ा सा, क्या लग रहा है, जब इसमें जो भाग ले रहा है सर जी, जहां हाइड्रोजन ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो इसका कुछ वजन भी होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। तो क्या लिख सकते हैं अगला, तो मोल तो देख लिए, अब लिखेंगे अभिकारक एवं प्रतिफलों के द्रव्यमानों के अनुपात, अभिकारक एवं प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात, अनुपात की जानकारी, द्रव्यमानों के अनुपात की जानकारी, ठीक है, प्राप्त होती है, कोई दिक्कत। अब द्रव्यमान भी देख लिए, मोल भी देख लिए, सूत्र भी देख लिए, संकेत भी उसका देख लिए। अब क्या बचा, कुछ बचा क्या, तो बिल्कुल नहीं। अब ये सभी चीज को हम लोग अगर एक इक्वेशन के हिसाब से समझ लिया जाए तो कितना अच्छा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये जो हम लैंग्वेज लिखे हैं, इस लैंग्वेज को हम कोशिश करते हैं समझाने के लिए, कैसे करने के लिए, समझाने के लिए। अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा तो उम्मीद है कि हर चीज समझा ही देंगे। ठीक है, पहले ये बढ़िया से देख लीजिए ये विजुअल है या नहीं है, अच्छे से दिख रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ऊपर से थोड़ा सा नहीं दिख रहा है ना, ऊपर से सब्जी थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। चलिए देख लीजिए, इसको बढ़िया से मिला लीजिए। तो जो नहीं दिख रहा होगा पूछिएगा, हम जरूर आपको बताएंगे। और हर चीज दिखेगा तभी, जब दिखेगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो अब इसका एग्जाम्पल लेके समझाया जाए क्या, एग्जाम्पल लेके समझाया जाएगा, बिल्कुल। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे देखिए, ज्यादा टफ तो लेंगे नहीं, जो इजी रहेगा उसी को लेंगे, जो इजी रहेगा उसको लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक लिए N2, इसको इरेज कर लो थोड़ा सा, एक लिए क्या N2 लिए, कलर भी चेंज कर लेते हैं। N2 यानी क्या होता है, नाइट्रोजन। बार बार बोलते हैं लेकिन लिखते नहीं, अभी लिखेंगे पहले उसको बाद बोलेंगे। N2 और प्लस में देखिए, नाइट्रोजन की अभिक्रिया किससे कराई जाए, तो हमको पता है कि नाइट्रोजन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से कराते हैं, किससे कराते हैं, हाइड्रोजन से कराते हैं। तो क्या बना लेता है, ये बना लेता है 2NH3। जब एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, NH3 यानी अमोनिया बनाती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे क्या क्या है इसके पास, जो जो हम लोग पढ़े थे। जैसे में देखिए क्या क्या पढ़े थे, पहला नंबर क्या पढ़े थे, अभिक्रिया, अभिकारक और प्रतिफल के संकेत अवलिक सूत्र। तो आपको पता है कि N पर क्या होता है, नाइट्रोजन। अगर इसको अभिक्रिया लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन की अभिक्रिया, नाइट्रोजन की अभिक्रिया किससे कराई गई है, तो हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से क्या बना, तो अमोनिया बना। NH3 से अमोनिया ना होता है, क्या लिख रहा है जी, अमोनिया। अब देखिए, तो नंबर 1 वाला रूल मेरा फॉलो कर रहा है क्या, नंबर 1 वाला रूल मेरा फॉलो किया, बिल्कुल किया। पहले क्या बोले थे, संकेत अवलिक सूत्र लिखता है, आ गया संकेत अवलिक सूत्र। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर में क्या लिखे थे हम लोग, अभिकारक के प्रतिफल की जानकारी प्राप्त होती है। तो मतलब कौन कौन अभिकारक है, कौन कौन प्रतिफल क्या बना। तो आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, अभिकारक कौन है, एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, बना कौन, अमोनिया, वो भी प्राप्त हो गया क्या, बिल्कुल। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोले, अभिकारक की परमाणु की संख्या की जानकारी प्राप्त होता है। तो बताइए, तो इसमें आपको परमाणु की संख्या कितना है, कितना परमाणु भाग ले रहे हैं नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का परमाणु की संख्या कितना, परमाणुओं की संख्या, नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या आप बताइए कितना है,
तो आपको क्या लिखा हुआ है, N2 लिखा हुआ। एक अगर नाइट्रोजन है और एक और नाइट्रोजन है, तभी ना दोनों मिलकर के क्या बना दिया, N2 बनाया। तो कितना परमाणु की संख्या, तो 2। परमाणु की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या होता है, परमाणु की संख्या जब देख लिए, उसके बाद फिर क्या पूछेगा, पीछे आइए, परमाणु की संख्या देख ली इसमें 2। अच्छा, इधर परमाणु की संख्या कितना है, इस साइड में परमाणु की संख्या कितना है, परमाणु की संख्या कितना है इसका, तो इसका परमाणु की संख्या जो हो गया, इसका भी कितना है, 3 है, NH3 3 है ना, 3 परमाणु की संख्या। परमाणु कितना, 3। अच्छा, इसको कलर जो थोड़ा सा ना चेंज कर लेते हैं, सब एक ही कलर से हो जाएगा तो फिर मजा नहीं ना आएगा। ये ब्लू ब्लू नहीं दिखेगा, ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक कलर, ठीक है। बीच वाले में भी तो है ना, इसका भी तो परमाणु की संख्या देखना पड़ेगा। बिल्कुल देख लीजिए, इसमें परमाणु की संख्या कितना होगा, इसका परमाणु की संख्या कितना, क्या है, 2 है, तो इसका परमाणु की संख्या 2। कोई दिक्कत? परमाणु की संख्या कितना, 2। लेकिन किंतु परंतु, अब तो हम ये जो लिख लिए, इसमें 2 लिख दिए, इसमें 2 लिख दिए, इसमें 3 लिख दिए, क्या इसके आगे जो नंबर लिखा है वो सिर्फ देखने के लिए है या कुछ वर्क के लिए, कुछ काम के लिए? तो आप बोलिएगा कि नहीं। अगर से नहीं रहता तो मान के चलिए कि जैसे मेरे पास 2 रुपया था और इसको 2 रुपया को 3 से गुना कर दिए तो क्या रुपया हो जाएगा, तो बेसिक सी बात है 6 रुपया होगा। बाबू ये 2 ही रुपया है, यानी 2 ही नाइट्रोजन, इसके सामने कुछ भी नहीं गुना है, 1 है तो 1 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा। लेकिन ये तो पहले से 2 है, 8 से 3 गुना हो गया, तो 3 गुना हो गया तो कितना हो गया, 6। यही चीज गलती करते छोड़ देते, ये तो 3 है लेकिन बाहर से कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया, तो ये भी कितना हो गया, 6। तो अगर से इसको राउंड फिगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये जो मेरा है, ओ शिट, गलती यहाँ से करते हैं और इसको भी हटाइए यहाँ से, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया, और ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी हो जाएगा 6 हो जाएगा। कैसे हो गया, समझ में आया ना? तो देखना है, ऊपर नीचे भी देखते चलना है कि क्या क्या दिए हुआ है, क्या नहीं दिए हुआ है, ठीक है। परमाणु की संख्या देख लीजिए। अब किसकी बारी है, परमाणु की संख्या के बाद किसकी बारी है, परमाणु की संख्या, प्रतिफलों की परमाणु की संख्या, 2 भी तो लिखिए दिए ना, ये अभिकारक के लिखे, प्रतिफलों के लिख दिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, अभिकारक एवं प्रतिफलों के मोलों की संख्या, किस की संख्या, मोल की संख्या। तो वो बताए जितना अणु या परमाणु होते हैं उतना ही मोल होते हैं, तो इसमें कितना मोल है, तो 1 मोल है, तो मोल की संख्या कितना, जितना परमाणु उतना मोल, इसमें 1 मोल हो जाएगा, मोल की संख्या 1। कितना मोल होगा, 1 मोल होगा। मोलों की संख्या कितना होगा, 1। सही से देखिए, मोलों की संख्या कितना, 1, ठीक है। और उसमें देखिए तो मोलों की संख्या कितना हो जाएगा, तो इसमें कितना, इसमें 1 N2 था, इसमें 3 H2 है, तो इसमें मोल की संख्या कितना हो जाएगा, मोल की संख्या इसमें हो जाएगा 3, इसमें मोल की संख्या हो जाएगा 3। अच्छा, इसमें मोल की संख्या कितना है, इसमें 2 NH3 है, तो इसमें मोल की संख्या हो जाएगा कितना, इसमें मोल की संख्या हो जाएगा 2, ठीक है। कोई दिक्कत? अब क्या होती है, अभिकारक एवं प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात, किसका अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात। मोल देख लिए, अब द्रव्यमान देखते हैं। जैसे नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या सर जो होता है 7, तो परमाणु संख्या 7 है, तो परमाणु द्रव्यमान कितना, तो लगभग 2 से गुना कर दीजिए तो परमाणु द्रव्यमान हो जाता है, होता है कि ना, होता है लगभग में, तो 7 गुना हो गया 14। बुआ, 1 नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 14। तो मेरे पास तो 2 नाइट्रोजन है ना, तो N2 के लिए तो एगो के लिए 14, फिर एगो के लिए 14, तो 14 14 कितना हो जाएगा, 28। तो इसका द्रव्यमान यानी वजन कितना हो जाएगा, तो इसका सर जी वजन लिख दीजिए ना 28, यानी इसका ग्राम वजन कितना हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा 28 ग्राम, ठीक है। ग्राम की जगह द्रव्यमान लिख लो ना, कोई दिक्कत ना। क्या लिख दें इसकी जगह पे, द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना, 28। अच्छा, अब तो इसका तो निकाल लिया, अब इसकी बारी है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ लीजिएगा। अगर तो दिक्कत है तो देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए, नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7 होता है, सॉरी, नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7 होता है, बिल्कुल। तो 7 जब परमाणु संख्या है तो परमाणु द्रव्यमान पूछा था, जितना परमाणु संख्या रहता है उसका 2 गुना उसका परमाणु द्रव्यमान हो जाता है। तो 7 गुना 14, एक का द्रव्यमान हुआ, मेरे पास 2 है ना, तो दोनों के लिए निकालेंगे तो 28 को निकल गया परमाणु द्रव्यमान, जी बिल्कुल निकल गया। चलिए, दिक्कत खत्म, खत्म ना होगा तो छोड़ना नहीं है। चलिए इसमें देखिए, इसका निकालिएगा, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान 2, ठीक है। अब कितना है, तो
कितना है इसका, तो 6 है, तो 2 से गुना कर लीजिए 3 को, तो 3 गुना हो जाएगा 6, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए द्रव्यमान बराबर इसमें भी हो जाएगा कितना द्रव्यमान बराबर 6। अच्छा इसका देखिए तो क्या हो जाएगा, इसका देखेंगे तो कितना है, NH3 है, N फॉर नाइट्रोजन H3, N फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या 7 और परमाणु द्रव्यमान 14, और H का 1 यानी 3, 1 या 3। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है आप लोग बताइए तो, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होगा, तो बताइएगा कि परमाणु संख्या 1 होता है और द्रव्यमान तुमको कंफ्यूजन लग रहा है, तो द्रव्यमान जो है इसका, द्रव्यमान लगभग में 1 दशमलव समथिंग कुछ होता है, तो 1 दशमलव समथिंग है, 2 से नीचे है, 2 से पीछे होता है, बहुत कम होता है, तो इसको द्रव्यमान को भी लगभग यानी परमाणु संख्या द्रव्यमान दोनों सेम लेके चलिए, किसका, हाइड्रोजन का, तो इस 6 की जगह 3 कर लीजिए, 6 की जगह कितना कर लेते हैं 3, 6 की जगह कर लो 3, इसमें 3 ही रहने दो। ठीक है, H2 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 3 दूना 6 होना चाहिए ना, एक के लिए तो 1 हो गया, 3 हो गया, 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो गया 1, फिर दूसरा का भी हो जाएगा 1, तो 1 1 2, आ 2 गुने 3 तो 6 तो हो भी करेगा इसका, ना 6 रहने दो इसका, इसका 6 ही रहने दो, एक का तो 1 हो गया ना, अब 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 हो गया, 2 के 3 से गुना करो तो 6 हो जाएगा, इसका निकालो नाइट्रोजन NH3, N का लिए कितना हो जाएगा 7, 7 परमाणु संख्या द्रव्यमान हो गया 14 प्लस H3N 1 के लिए हो जाता है 1 और 1 गुने 3 तो 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 3, तो 14 3 कितना हो गया 17, और 17 को कितना से गुना कर दीजिए 2 से, 17 गुना कितना हो गया 34, यानी इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसका द्रव्यमान हो जाएगा 34 34। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना हो गया 34। और कुछ निकालना है क्या, अगर कहेगा कि STD पे इसका मान निकाले, प्रेशर निकाले STD पे, तो आपको पता है कि STD पे निकालने के लिए इसके 2.24 होता है ना, 2.24 सॉरी 22.4 होता है, 22.4 होता है। अब इससे मोल को संख्या गुना कर लो, 1 है तो 1 से गुना कर लो, इसमें 3 है तो 3 से गुना कर दो, और इसमें कितना है, इसमें मोल की संख्या 2 है तो इसमें 2 से गुना कर दो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा STD पे प्रेशर। तो ये नॉर्मल था, ये जानने के लिए था तो हम बता दिए, अगर आपको अच्छे से विजुअल है तो आप देख लीजिए इसको। ठीक है, विजुअल तो है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, उम्मीद है ये वाली जो पॉइंट है आपको समझ में आई होगी कि रासायनिक समीकरण से हम लोगों को क्या क्या चीज की सूचनाएं जानकारी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट हम लोग पढ़े क्या, देखिए कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कि हाँ इस चीज की दिक्कत है, अगर दिक्कत नहीं हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा मेरे साथ, तभी हमको पता चलेगा कि क्या आपको दिक्कतें आ रही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं। देखिए हम क्या बोले थे, क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो सूचना पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे लाभ, फिर पढ़ेंगे क्या उसका सीमा, फिर पढ़ेंगे क्या अधिक उपयोगी बनाना। तो अब दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि अगला पॉइंट जो आने वाला है बहुत ही अच्छे पॉइंट है, वैसे तो सब अच्छा ही रहता है। तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है हम लोगों का रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखने के फायदे यानी लाभ, रासायनिक समीकरण से लाभ, रासायनिक समीकरण से लाभ, लाभ मीन्स बेनिफिट्स, फायदा। चलिए अब फायदा आपको लिखते हैं, पहले समझा देते हैं और फिर उसको लिखा देंगे। देखिए जैसे अभी जो लिए थे उसको ही लेते हैं, या पहले लिए थे उसको लेते हैं। पहले हम लोग क्या लिए थे, एग्जाम्पल समझने के लिए लिए थे कि हम लोग एक हाइड्रोजन लिए थे और इस हाइड्रोजन को मिला दिए थे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिला दिए, तो ये दोनों मिलकर के बना लिया था मेरा जल। क्या बना लिया था, जल बना लिया था। देखिए ये जो थी, ये जो है, ये जो लिखे हम जो लिखे हैं इसको बोलते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया। पर हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग पढ़ रहे रासायनिक समीकरण।
तो अभिक्रिया और समीकरण में क्या क्या चीज का अंतर होती है, क्या दोनों में कमी बेसी है, क्या तुलना है, उसको देख लेंगे। तो अभिक्रिया जब हम लिखे तो देखने में क्या लग रहा है, अभिक्रिया लिखने के लिए जगह ज्यादा लग रहा है, और जगह ज्यादा लग रहा है यानी लिखने में टाइम भी तो ज्यादा लग रहा है। तो सबसे पहले जो होगा हम लोगों को क्या लगेगा, सबसे पहले टाइम एक्स्ट्रा लगता है, टाइम की बचत होगा जब इसको अगर समीकरण लिखते हैं। अब देखिए पहले पहले हम लिख लेते फिर समझ में आएगा। पहले क्या लिखते हैं हम, इसका समीकरण लिखते हैं। अब जो लिखेंगे इसको शॉर्टकट में, जैसे H2 प्लस O2 एरो H2O, ठीक है। इसको बुआ हम लोग बोलते हैं समीकरण, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण, इसको बोलते हैं समीकरण, ठीक है। अब आप खुद देख करके मिला सकते हैं कि क्या क्या होगा। सबसे पहला नंबर एक जानकारी से क्या मिलेगा, नंबर एक जानकारी मिलेगा कि ये जो अभिक्रिया है, ये जो समीकरण है, तो टाइम कम लग रहा है। क्या कम लग रहा है, टाइम का इंक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग हो जा रहा है। तो पहले ज्यादा लग रहा था, अब टाइम थोड़ा सा कम लग रहा है, तीसरी नीचे यानी टाइम कम लग रहा है। दूसरा, टाइम के साथ साथ पेपर पेपर भी जो है कम लग रहा है, पेपर भी कम लग रहा है। ये बहुत ज्यादा दूर में लिखा है, ये बहुत कम दूर में लिखा है, हो गया। तीसरा जो है वो है, इसको क्या बोल सकते हैं, एक तो समय कम लग रहा है, पेपर की बचत हो रही है, और पेपर की बचत होगी। लिखने में क्या होता है, इसको थोड़ा ज्यादा दूर में लिखना है तो थोड़ा ज्यादा लिखने में टफ होता है, लेकिन इसको लिखना भी क्या होता है, इजी होता है, यानी आसान होता है। लिखना भी कैसा है, आसान है, लिखना भी कैसा है, आसान है। तीन को फायदा हो गया। उसके बाद क्या देखेंगे कि ये जो लिख रहे हैं तो इसमें हमको पता नहीं चल रहा है अभिक्रिया में कि कितने हाइड्रोजन लिए, कितने ऑक्सीजन लिए, तो कितना जल बना, कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। लेकिन जब समीकरण लिख रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि 2 हाइड्रोजन के अणु लिए, 2 ऑक्सीजन के अणु लिए, तो हमको एक क्या बन गया, जल बन गया। तो इसमें हम लोग चौथा नंबर क्या गुण पता चल जाएगा कि रासायनिक समीकरण से जो होता है अभिक्रिया, अभिकारक और प्रतिफल के निश्चित मात्रा पता चलता है। अणुओं की किसी कैसी मात्रा, निश्चित मात्रा का पता चलता है, यानी कितना अभिकारक लेंगे तो कितना होगा प्रतिफल बनेगा। तो निश्चित अभिकारक और प्रतिफल की मात्रा का भी पता चलता है। 4 हो गया। पांचवा देखिएगा वो आपसे इसको से क्या मिलेगा, जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया जो है हर जगह अलग अलग लिखा सकता है। क्यों, क्योंकि जैसा कि हम लोग गाँव में देखते हैं कि हम लोग जहाँ कहीं कुछ कहते हैं ना, तो जैसे खाने वाला पे लेते हैं, सबको पता है खाने वाला कितना प्यारा होता है, और गर्ल्स लोग का तो कुछ और ही ज्यादा प्यारा लगता है। जैसे में लेते हैं उन लोगों का जो सबसे फेवरेट है गोलगप्पा, क्या है, गोलगप्पा। तो कुछ लोग उसको पानी पूरी बोलते हैं, कुछ लोग उसको गोलगप्पा बोलते हैं, कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं, पानी बतासा बोलते हैं, कुछ लोग उसको फुचका बोलते हैं, कुछ लोग उसको पानी पूरी बोलते हैं, बहुत लोग बहुत टाइप्स के बोलते हैं, है कि नहीं। तो वैसा ही जैसे इंडिया में हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बोले थे, कोई जरूरी नहीं कि साउथ अफ्रीका में भी हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बोलेंगे, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन बोलेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब वो जो रासायनिक समीकरण जो लिखाता है, हाइड्रोजन के लिए H और ऑक्सीजन के लिए O, तो यहाँ भी H ही रहेगा, अफ्रीका में भी H रहेगा, जहां चलिए वेस्ट इंडीज में भी H रहेगा। वेस्ट इंडीज के नाम सुन के याद आ रहा है, कल से IPL स्टार्ट है, ले छक्का दे छक्का चलेगा। यानी कि जिस तरीका से मन लगा करके आप लोग जितना शिद्दत से IPL का इंतजार करते, उतना शिद्दत से शायद अगर से क्लास का करते कि इतने बजे सर बोले वो इतने बजे उनका क्लास आ जाएगा, एकदम बढ़िया से पढ़ लेना 1 घंटा, उसके बाद नोट बना लेना है, तो कितना मजा आता पढ़ने में, और हमें पढ़ाने में कितना मजा आता है। लेकिन सर जी पहले तो गेम होना चाहिए, चलो वो सब की बात है। तो क्या फायदा होगा, एक सबसे जरूरी फायदा तो ये होगा कि रासायनिक समीकरण जो है हर जगह अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया हर जगह अलग अलग लिखे जाते हैं, लेकिन रासायनिक समीकरण पूरे इंटरनेशनल में, पूरे दुनिया में एक ही टाइप से लिखे जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि नहीं, कहीं पे जाएगा रासायनिक समीकरण लिख देगा कोई दिक्कत होगा। तो चलिए अब इसको तो हम लोग शॉर्ट की में समझ लिए थे, अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो होता है सभी जगह एक समान, सभी जगह एक जैसा। अब इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, डायग्राम में तो समझ लिए थे, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो हेडिंग क्या डाल लेते हैं, देखिए हम चाहते तो डायग्राम से भी समझा देते, छोड़ देते। बहुत बच्चे का ये भी था, और मेरे एक बहुत अच्छे प्रिय दोस्त का भी ये सुझाव था कि आप जो है इसको पढ़ाते हैं ना, तो उसको क्या कीजिएगा, डायग्राम में बता करके छोड़ दीजिए। पर मेरा जहाँ तक विचार है, हम भी उनको बोले कि देखिए अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो छोटे मोटे बच्चे, यानी क्लास 10 में जो बच्चे जाते हैं उनका माइंड अभी उतना डेवलप होता नहीं है।
अगर हम डायग्राम में सिर्फ लिख देंगे अभी तो पढ़ लिए तो जानेंगे कि रासायनिक समीकरण में कम टाइम लगता है, पेपर कम लगता है, आसान होता है लिखना। लेकिन कुछ दिन की बात जब हो गया तो वो देखेंगे तो मतलब उनको माइंड काम करना बंद कर देगा, क्या था, धीरे धीरे कंफ्यूजन होते होते एक पॉइंट को छोड़ देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। इसलिए हम सोचे कि 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगे लेकिन नोट करा देंगे। नोट रहेगा पूरा पूरा, और उतना भी बाबू आपको 10th का सिलेबस उतना भी बड़ा है नहीं। अगर शिद्दत से आप पढ़ रहे हैं ना, साल भर बहुत ज्यादा हो जाता है। हम लोग जिस हिसाब से क्लास करते हैं, हफ्ते में 2 दिन पर सब्जेक्ट आता है, और मैथ तो डेली का है, पर कभी कभी क्लास के डिले की वजह से कभी कभी मैथ हो नहीं पा रही है टाइम की इशू की वजह से, लेकिन मैथ तो डेली रहेगा क्योंकि उसमें मैथ में हर कंसेप्ट को समझाना होता है, और उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे, उसका टेंशन नहीं लीजिए। जब हम काम शुरू किए तो मेरा काम है पूरा करना, आपका काम है बीच में छोड़ना नहीं, उसको पूरे से पढ़ना, ठीक है। तो हम इसलिए इसको अभी तो समझा दिए, अब इसको 5 मिनट लगेगा लिखने में, उसको लिख देते हैं ताकि आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट रहने से बहुत फायदा है, नोट रहेगा तो आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो हम लोग को हेडिंग क्या डाले थे, पहले पॉइंट तो नोट कर लेते हैं। डाले थे क्या कि रासायनिक समीकरण से लाभ, रासायनिक समीकरण से लाभ, समीकरण से लाभ पढ़े थे, ठीक है। यही ना हम लोग नोट किए थे, रासायनिक समीकरण से लाभ। और नंबर 1 करके देख लेते हैं, नंबर 1 में क्या लाभ था, नंबर 2 में क्या लाभ था। तो अगर एक एक करके पढ़ेंगे तो फिर हम लोग को दिक्कत नहीं आएगी, और उम्मीद है कि आपको भी दिक्कत नहीं होने देंगे। जैसा कि हम लोग पीछे में पढ़े हैं, तो क्या पढ़े थे, देखिए नंबर 1 में क्या लिखा है कि रासायनिक समीकरण लिखने से समय की क्या होती है, बचत होती है। तो पहला नंबर क्या लिखेंगे, समय की बचत होती है। अब एक छोटा ही समय लिखेंगे जो समझ में आएगा, समय की बचत होती है। बचत मतलब कम टाइम लगेगा, बचत होती है, समय की बचत होती है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा गली है लेकिन पूरे समझ में आ गया कि अब क्या बोलना चाहते हैं। दूसरा नंबर, जब टाइम कम लग रहा है तो कागज की भी बचत होगी, कागज की भी बचत होती है, कागज की बचत होती है। ये चीज का यूज कर सकते हैं क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ऊपर जो होनी चाहिए वही सेम सेम है। तीसरा नंबर क्या होगा, समय की बचत, कागज की बचत। तो लिखने में भी कैसा होता है, आसान होता है, लिखने में आसान होता है, लिखने में आसान होता है, आसान यानी जिसको साधारण बोलते हैं, लिखने में आसान होता है। आ नहीं दीजिएगा, यहाँ पे और दीजिएगा, आसान, ठीक है, लिखने में आसान होता है, और शकरशा आना, आसान होता है, ठीक है। अब लिखने में आसान हो गया, टाइम बच गया, कागज बच गया, और क्या चाहिए। तो रासायनिक समीकरण से जो बाबू हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, रासायनिक समीकरण से अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल की निश्चित मात्रा की जानकारी प्राप्त होती है। नहीं, ये तो उनको जानकारी वाला, हमको लाभ में लिखना है। तो क्या लिख सकते थे, एक में क्या लिखे, देखिए हम लोग क्या पढ़े थे तो दूसरे में चले गए थे। हाँ, ये भी तो फायदा होगा ना। हाँ, ये देखिए इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे। क्या लिख देंगे, जिसको इसको बारे समझ लीजिए। ये हम बताए थे ये चीज कि हमें अभिकारक यानी प्रतिफल बनाने के लिए कितने अभिकारक की आवश्यकता है, इसके बारे में बता रहे थे। तो इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखे ताकि पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि प्रतिफल के लिए निश्चित अभिकारक की मात्रा की जानकारी प्राप्त होती है। तो क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा दीजिए और मॉडिफाई कर लेते हैं इसको, यानी अच्छे से लिख लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चे को पढ़ने में। क्योंकि देखिए हम पढ़ेंगे, मेरा जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक जो हम उस आपको नहीं देंगे। क्या लिख सकते थे कि अभिकारक के लिए, किसके लिए, निश्चित अभिकारक के लिए या फिर निर्मित अभिकारक के लिए, अभिकारक प्रतिफल के लिए, थोड़ा सुंदर लिखा हो भाई, पहले ही गलती लिखा है तो कैसे होगा। प्रतिफल के लिए अगर इसको और लंबा लिखना होगा तो क्या लिखिएगा कि
एक निश्चित मात्रा में प्राप्त प्रतिफल के लिए कितना कितना अभिकारक की आवश्यकता होती है, उसका निश्चित मात्रा प्राप्त होता है। तो उतना लंबा लिखने जाएंगे तो बहुत लंबा ना हो जाएगा, तो लिख सकते हैं अभिकारक के लिए निश्चित प्रतिफल के लिए निश्चित अभिकारक की मात्रा, निश्चित अभिकारक की मात्रा की जानकारी जैसे आप देखिए सिंपल सी बात है, जैसे हमको पता है कि H2 लिए और O2 लिए तो क्या बन गया, H2O बन गया। हमको पता है कि अगर 1 मोल यानी एक ही मात्रा, हमको थोड़ा सा मात्रा चाहिए जल की मात्रा बनाने के लिए, जल इतना बनाना है तो इसके लिए हमको कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितना हाइड्रोजन चाहिए। तो ये अगर हमको जानकारी प्राप्त है तो फायदा है ना। जैसे मान के चलिए कि हमको 20 रोटी बनाना था, वैसे तो हमको आता नहीं बनाने जिनको आता है उनको आइडिया होगा। तो अगर उनको पता है कि 20 रोटी बनाने के लिए उनको क्या क्या चाहिए, जैसे रुक जाओ, रोटी तो अजीब हो जाएगा ना, मतलब एक ही चीज इसमें लगा, ऐसा चीज लो जिसमें दोनों चीजें। जैसे मान के चलिए कि सबका फेवरेट, मेरा फेवरेट, सबका फेवरेट बिरयानी बनाते, क्या बनाते हैं, बिरयानी। अब बिरयानी बनाते हैं, बिरयानी बनाने के लिए इसमें क्या क्या लगता है, चावल लगता है, ठीक है, सबको पता है कि गोश्त लगता है, यानी चिकन ही बनाते, चिकन बिरयानी, चिकन लगता है। और उसके बाद फिर क्या लगता है, तो थोड़ा सा दम आलू रखने के लिए आलू भी चाहिए, ठीक है। अब ये सबको पता है कि तीनों चीज मिलाएंगे और मसाला वगैरह जो भी लगता है सिर्फ मिलाना पड़ता है। तो बनाना है, अगर मान के चलिए कि 10 आदमी के लिए, कितने आदमी के लिए, 10 आदमी, तो 10 आदमी के लिए मान के चलिए कि 3 किलो में खा लेगा, कितने में खा लेगा, 3 केजी में। तो बन के तो ये निर्माण होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिफल। क्या होगा, प्रतिफल। जो बनता है उसको ही ना प्रतिफल बोलते हैं। तो प्रतिफल कितना हमको चाहिए, 3 केजी चाहिए। तो 3 केजी हमको बनाने के लिए कितना चावल लेना होगा, कितना चिकन है, कितना आलू लेना होगा। तो तीनों के अगर मात्रा पता हो जाए कि आप जो है सर जी 1 केजी चावल ले लीजिए, 1 केजी क्या ले लीजिए, चावल ले लीजिए, हाफ केजी ले लीजिए, 0.5 ले लीजिए ये चिकन ले लीजिए, और मान के नहीं तो 1 केजी ये भी ले लो, 1 केजी ले लो, तीनों की मात्रा सेम सेम रखो, 1 केजी ये ले लो, ठीक है। हमको उतना आइडिया नहीं है, आप लोगों को पता है कि कितना में कितना बनता है, और 1 केजी ये भी ले लो। तो हमको जब ये पता हो गया कि 1 किलो ये, 1 किलो ये, तीनों के 1-1 केजी अगर लेंगे तो मेरा 3 केजी प्राप्त हो जाएगा। तो इससे हमारा बेनिफिट्स है कि नहीं है, तो आप थोड़ा सा सोचिएगा और अपना दिमाग लगाइएगा, तो कहिएगा जी बिल्कुल फायदा है। और नहीं फायदा रहता तो हमको 3 किलो बनाने के लिए पहले तो बनाते, फिर वजन करके देते, अगर कम गया तो फिर से बनाना था, ज्यादा हो गया तो फिर क्या करते, तो वेस्टेज आता। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा क्या है कि अभिकारक प्रतिफल के लिए निश्चित अभिकारक की मात्रा की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। ये लाभ है, ये लाभ है कि नहीं है, तो आप कहिएगा कि जी लाभ तो है, ठीक है, लाभ तो है, डिलीट। और कुछ लाभ फायदा प्राप्त होता है कि इससे और कुछ लाभ होता है क्या, बिल्कुल होता है। क्या होता है, देखिए नंबर 5 रासायनिक समीकरण जो है पूरे दुनिया में एक ही जैसा लिखाता है, यानी उसको क्या बोल सकते हैं, रासायनिक समीकरण कैसा लिखाता है, संपूर्ण विश्व में यानी पूरे दुनिया में एक ही जैसा लिखाता है। तो इसको लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण यानी पूरा, संपूर्ण विश्व में, विश्व यानी दुनिया, वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, संपूर्ण विश्व में कैसा लिखाता है, एक ही जैसा लिखाता है, एक ही जैसा क्या होता है, लिखा जाता है या लिखाता है, एक ही जैसा लिखाता है, ठीक है। ये क्या हो गया हम लोगों का, ये हो गया। अगर जिनको नहीं दिख रहा होगा थोड़ा डबल कर लो, दिख तो रहा होगा लगभग में सभी को विजुअल है ना, ये चीज दिख रही है सबको, हाँ दिख तो रही है, चलिए ठीक। तो क्या हो गया, रासायनिक समीकरण जो संपूर्ण विश्व में कैसा लिखाता है, एक ही जैसा लिखाता है। ये भी फायदा है कि नहीं है, बिल्कुल। एक जगह पे हम लोग सीख लिए लिखना, अब दुनिया में कहीं चल जाएंगे तो ऐसे हम लोग लिखेंगे तो हमको क्या मानेगा, सही मानेगा, ठीक है। थोड़ा और मिनट रुकिए, पानी थोड़ा बाकी करता है।
चलिए कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े। 2 पॉइंट बेटा क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट क्या बोले थे कि तीसरा पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक, अच्छा रेड पेन से लिख जो रहा है तो दिखेगा नहीं, एक दफा देख लीजिए। तीसरा पॉइंट हम लोग डालते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण की सीमा, रासायनिक समीकरण की सीमा। सीमा का मतलब सीमाएं, एक रहता तो ना सीमा देते, एक से अधिक है तो सीमा है। सीमा का मतलब क्या होता है बुआ? देखिए सीमा का मतलब होता है थोड़ा एक बाउंड्रीज जिसको बोल सकते हैं। नहीं, इससे लिखना मतलब बुर्बका ही है क्योंकि दिखता उतना सही से नहीं है। ओह शिट, ये स्टाइल है लेकिन हो तो गया पूरा। अब ठीक है, ठीक है। चलिए सीमा का मतलब क्या होता है? देखिए एक लिमिटेशन जानते हो, लिमिट्स। हाँ लिमिट्स तो जानते हैं, किसी को अपना लिमिट्स पार नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए सीमा ही होता है। और इसमें हम सिंपल समझ लेंगे कि इससे क्या क्या चीज की जानकारी नहीं प्राप्त होता है। समीकरण जो सीमा है उस सीमा के आगे भी वो जानेंगे। जैसे मान के चलो हुआ कि एक हम लोग सर्किल बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पे चिंटू का घर है, यहाँ पे पिंटू का घर है, ठीक है। और एक ये दूसरा टेबला है, ठीक है। यहाँ पे चमन लाल का घर है, यहाँ पे जो भी है ABCD कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब हम लोग जो है यानी A B और P जो है बेचारा ये सर्किल से कभी बाहर गया ही नहीं, तो इसको कैसे पता होगा कि सर्किल में क्या हो रहा नहीं हो रहा है? कुछ पता होगा नहीं, यानी इसका ही सीमा है इतना ही तक है, इसके आगे का सीमा इसका नहीं है, इसके आगे में ये सब गया ही नहीं, तो इसका सीमा है वहां नहीं। तो इस सीमा वाले में इस क्षेत्र में क्या हो रहा है इसको पता होगा नहीं, तो उसी तरह इस क्षेत्र में जो होगा इसको ना पता, तो इस क्षेत्र में जो होगा इसको पता होगा? बिल्कुल नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो वही चीज जानना है कि हम लोगों को रासायनिक समीकरण से क्या क्या चीज की जानकारी नहीं प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरण से क्या क्या चीज की जानकारी नहीं प्राप्त होती है उसको देखेंगे। तो नंबर 1 देखिए, अगर सीरियसली मतलब सीरियल नंबर से लेके पढ़िएगा तो पता चलेगा ना कि मतलब कि उसको जो अधिक उपयोगी बढ़ाने वाला पढ़ेंगे ना तो उसमें हमको आसानी होगा। तो वो नंबर 1 में पॉइंट डालेंगे, नंबर 1 में क्या पॉइंट डालेंगे? भौतिक अवस्था। नंबर 1 में पॉइंट डालेंगे भौतिक अवस्था की जानकारी, ब्लैक से डालते हैं। क्या डालेंगे? भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था की जानकारी, भौतिक अवस्था की जानकारी। देखिए अब ये एक चीज हम आपको और क्लियर होने के लिए बोल देते कि सीमा रहेगा ना, मतलब क्या सीमा का मतलब क्या समझेंगे कि नहीं प्राप्त होता है। क्या नहीं प्राप्त होता है? तो जानकारी नहीं प्राप्त होता है, जानकारी, ठीक है। नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। तो किस चीज की आवश्यकता की? तो भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं प्राप्त। ये भौतिक अवस्था क्या होता है? देखिए जैसे भौतिक अवस्था कहने का मतलब क्या है? जैसे कोई चीज ले, जैसे मान लीजिए कि टेबल लिए, क्या ये टेबल है, टेबल लिए। ये टेबल जो है तो आप बताइए ये टेबल जो है वो गैस में है या ठोस में है या द्रव में? तो सर जी क्या बात कर रहे हैं आपको, टेबल को उठा के नहीं रख देंगे चल जाएगा? नहीं घुसुकेगा, नहीं ना, कुछ जगह छेक रहा है, छेक रहा है, लेकिन वो तो कोई घुसुक ना रहा है। जैसा उसका आयतन है वैसे उसका मतलब द्रव्यमान क्या बोलते हैं उसको, आकृति जैसा वैसी रहेगा, आयतन जैसा वैसी रहेगा। जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो क्या होता है? ठोस होता है। टेबल कैसा है? ठोस है। तो ये टेबल जो हम लोग जाने की ठोस है, तो यही ठोस ना उसको कहलाता है क्या? भौतिक अवस्था। यही ठोस जो है क्या कहलाता है? भौतिक अवस्था। यानी भौतिक अवस्था कितने होंगे? तो 3, ठोस द्रव गैस, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे? रासायनिक समीकरण से अभिकारक और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त, भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, नहीं होती है। समझ में आया? जैसे आपको एक एग्जांपल लिख के बताते हैं। जैसे वही वाला सेम चीज लिए थे, H2 लिए थे और O2 लिए थे, तो क्या बन गया? H2O बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? आप बताइए, आपको कहीं से देख करके लग रहा है हाइड्रोजन कैसा है? ठोस है कि द्रव की गैस है? ऑक्सीजन कैसा है? ठोस है कि द्रव की गैस है? जल कैसा है? ठोस है कि द्रव की गैस है?
नहीं पता चल रहा है तो ये सिंपल अगर रासायनिक समीकरण लिखा है तो उससे हमको उसकी भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त नहीं होता है। तो सर जी हमको तो जानते कैसे जान के क्या हाइड्रोजन गैस होता है, तो जब आगे पढ़े तब नहीं जान रहे, अगर पहली पहली दफा पढ़ते तो पता चलता देख करके कौन गैस है कौन ठोस है कौन द्रव है, बिल्कुल नहीं पड़ता। ठीक है चलिए तो अब दूसरा पढ़ते हैं, और तो जानेंगे कैसे तो उसको आगे पढ़ाएंगे हम, टेंशन नोट, पहले जान लेते कि क्या क्या नहीं मिलता, फिर उसको बाद उसको मारपीट करके ठीक कर देंगे क्या क्या चीज की पढ़ाते हो इसे। ठीक है दूसरा, पहला क्या देख लिया भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलती, उसके बाद देखिए दूसरा अभिक्रिया जो होता है उसमें देखिए अभिक्रिया दो स्थिति में होता है, या तो अभिक्रिया कराने के लिए हम लोगों को उष्मा देना पड़ता है या अभिक्रिया कराने के बाद उष्मा निकलता है, चाहे उष्मा लगे या उष्मा निकले। तो क्या बोलेंगे कि अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण से उष्माक्षेपी या उष्माशोषी की आवश्यक पता नहीं चलता था, क्या लिखेंगे रासायनिक समीकरण से, या सीधे लिखिए समीकरण से, क्योंकि आपको पता है कि केमिस्ट्री पढ़ रहे थे रासायनिक समीकरण, मैथ थोड़ी पढ़ रहे हैं, क्या लिखेंगे समीकरण से, समीकरण से क्या चीज की प्राप्ति नहीं होती है, तो उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी है उसकी प्राप्त जानकारी प्राप्त नहीं होती है। समीकरण से उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी लिखिए या उष्माशोषी, 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 उष्माक्षेपी या उष्माशोषी की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है की जानकारी प्राप्त नहीं होती, यानी कि अभिक्रिया उससे निकल रहा है या उसमें उष्मा उससे निकल रहा है या उसमें उष्मा की जरूरतें हो रही है, उसका जानकारी प्राप्त हो रहा है नहीं, कैसे नहीं हो रहा है आपको लिख करके बताया जाएगा। ठीक है तीसरा जैसे मान के चलिए कि हम आपको अभी बता ही देते हैं, ये वाले जो लाइन जो है ये वाले जो लाइन है इसको थोड़ा सा सीधा करके देखते हैं लिख करके, क्या हो पाएगा सीधा क्या, और नहीं ये नहीं हो पाएगा, यहाँ से लेते हैं इसको, फिर भी तो वही ज्यादा है, ये नहीं होगा तो इसको छोड़ दिया जाएगा वैसा ही, रहने दो इसको मिटा ही रहते हैं, तो ना मिटाएंगे क्या, इसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि हमको सब लिखना है ना, मेन जो है उसको लिखना चाहिए। रासायनिक समीकरण से समीकरण से उष्माक्षेपी या उष्माशोषी की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। देख लिए उसके बाद देखिए क्या होता है, उष्मा तो देख लिए, अब तो ये भी चीज होता है ना कि किसके प्रेजेंटेशन में हो रहा है, यानी कौन सा दशा में हो रहा है, उस पर प्रेशर लगाया जा रहा है या उसको गर्म किया जा रहा है या उसमें पानी में डाला जा ठंडा किया जा रहा है, तो वो भी तो दशा होती है ना। तो क्या लिखेंगे समीकरण से दशा की प्राप्ति नहीं, जानकारी प्राप्त नहीं होती, किसकी प्राप्ति नहीं होती है, समीकरण से अभिक्रिया की दशा, रासायनिक अभिक्रिया की दशा या सीधे अभिक्रिया की दशा, अभिक्रिया गलती लिखा रहा है, अभिक्रिया की दशा, अभिक्रिया की दशा की जानकारी, अभिक्रिया की दशा की जानकारी, अभिक्रिया की दशा की जानकारी प्राप्त होती है क्या, नहीं होती है, अभिक्रिया की दशा की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। देखिए दशा क्या होता है, उसी को बोलते हैं शर्त बोलते हैं, दशा को ही शर्त बोलते हैं। ये चीज पढ़ करके और अधिक उपयोगी बनाने वाला पढ़िएगा ना तो आपको पूरा कट टू कट क्लियर हो जाएगा। ठीक है अभी हम आपको सब बताएंगे, जैसे कहेंगे आप लोग दिखे होंगे लिखा हुआ रहता है, कुछ ले लीजिए जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो क्या लिए थे 6CO2 और 12H2O, क्या लिए थे आप लोग बायोलॉजी में आपको पढ़ाए थे 6CO2 12H2O, और यहाँ पे क्या लिए थे, यहाँ पे सूर्य प्रकाश, क्या लिए थे सूर्य प्रकाश, यहाँ पे क्लोरोफिल लिए थे कि नहीं। तो जो रासायनिक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हुआ कौन के प्रेजेंटेशन में हुआ, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, अगर ये दोनों में से कोई नहीं रहता तो क्या अभिक्रिया हो पाता, रासायनिक समीकरण हो पाता, नहीं ना होता। तो दशा का मतलब यही होता है कि जिसकी उपस्थिति में हो रहा है। ठीक है दशा मतलब समझ में आ गया ना, तो याद रखिएगा कि जिसकी उपस्थिति में जिसके प्रेजेंटेशन में होगा उसको उसका क्या बोलेंगे, दशा बोलेंगे। ठीक है तो इतना चीज याद रख के चलिएगा, अगर दिक्कत होगा तो फिर पूछिएगा जरूर।
दशा तो हो गया। अच्छा, अब कोई भी अभिक्रिया जो होता है तो कुछ गति में होता है ना, तो क्या लिखेंगे, समीकरण से क्या नहीं प्राप्त होता है, अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के वेग की जानकारी प्राप्त नहीं होती। वेग मतलब कितने गति से हो रहा है, अभिक्रिया के वेग की जानकारी, वेग की जानकारी, वेग की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, वेग की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, वेग की जानकारी प्राप्त नहीं होती, यानी कितना स्पीड हो रहा है, स्लो हो रहा है, वही चीज जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, वेग यानी तेज रफ्तार की बात हो रहा है। देख लिए क्या क्या चीज देख लिए, वेग देख लिए, ताप देख लिए, उष्मा देख लिए, और उसके बाद क्या देखिए कि किस दशा में हो रहा है। अब क्या चीज होता है ना, देखिए ये तो हो गया। अब देखिए जैसे में हम तो नहीं करते क्योंकि हमको बहुत डर लगता है। बच्चे लोग होते हैं कि दिवाली वगैरह आप लोग मनाते हैं तो उसमें बम वगैरह पटाखा वगैरह फोड़ते हैं कि नहीं फोड़ते हैं, तो फूटा कैसे, तो कुछ उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ तब ना फूट गया बम सीना। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप जो है सोडियम जो लेते हैं, सोडियम उसको भी पानी में डालिएगा वो भी आवाज करता है। तो जब हम लोग डायरेक्टली लिखिए सोडियम, सोडियम किससे होता है, Na से सोडियम होता है कि नहीं होता। अब सोडियम को मिला दिए जल में H2O में, तो ये विस्फोट करता है, क्या करता है, विस्फोट करता है। लेकिन क्या इसमें पता चल रहा है कि विस्फोट हो रहा है, इसे नहीं पता चल रहा है। तो वही चीज लिखना है, कुछ अभिक्रिया जो होती है विस्फोट के साथ होती है, लेकिन समीकरण में विस्फोट की जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो उतना लिखना नहीं होगा, डायरेक्टली लिख दे कि विस्फोट की जानकारी प्राप्त नहीं होती। क्या लिखेंगे, नहीं तो लिखना होगा तो लिखिएगा कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो विस्फोट के साथ होती है, लेकिन रासायनिक समीकरण से विस्फोट की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, उतना नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विस्फोट की जानकारी प्राप्त नहीं होती, विस्फोट की जानकारी, विस्फोट की जानकारी प्राप्त नहीं होती, विस्फोट की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, विस्फोट की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, यानी अभिक्रिया कितना आवाज से हो रहा है या फिर चुपे चुपे हो गया, ये इसका पता नहीं चलेगा। ठीक है, एक और अंतिम पॉइंट, अभिक्रिया से क्या क्या चीज की प्राप्ति नहीं हो कि मतलब पहले एक और लिख लीजिए जो है उसको फिर समझेंगे हम लोग। एक और क्या है, देखिए जैसे हमको इससे पहले हम लोग पढ़े थे लाभ में रासायनिक समीकरण संपूर्ण ई नहीं, ये वाला देखिए, प्रतिफल के लिए निश्चित अभिकारक की मात्रा की जानकारी प्राप्त होती है कि नहीं होती है। लेकिन हमको इससे ये पता चलेगा कि कितना अभिकारक लेना है, कितना प्रतिफल बनेगा, वो तो पता नहीं चलता है, नहीं पता चलता है। तो क्या लिखेंगे इसमें, कितना हो जाएगा 6 नंबर में, 6 नंबर में क्या लिखेंगे, अभिकारक और प्रतिफल की निश्चित मात्रा की प्राप्ति नहीं हो, जानकारी प्राप्त न होती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अभिकारक की निश्चित मात्रा, अभिकारक की निश्चित मात्रा की जानकारी प्राप्त, निश्चित मात्रा की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, ये अंतिम पॉइंट था। क्या क्या था उसको देखिए, समझिए, पढ़िए। पहला नंबर बात, अभिक्रिया से क्या नहीं प्राप्त होता है, तो वो भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त नहीं होता। भौतिक अवस्था क्या है कि वो अभिक्रिया में जो भाग लिया जा रहा है, ठोस है कि द्रव है, प्रतिफल, सॉरी भाग लेने वाला क्या होता है, अभिकारक जो भाग ले रही है रासायनिक अभिक्रिया में, तो वो कैसा है, ठोस है या द्रव है या गैस है। तो रासायनिक समीकरण से हमको भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, दूसरा, समीकरण से ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी की जानकारी प्राप्त है। देखिए बहुत सा दुनिया में अभिक्रिया होती है, उसमें कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जिसको कराने के लिए उष्मा की जरूरत होती है, यानी अंदर उष्मा लेते हैं, उसको अवशोषित करते हैं, चाहिए तो उष्मा की जरूरत है तो उष्माशोषी, उष्मा की जरूरत नहीं तो उष्मा को निकाल देते, तो उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी। तो ये भी समीकरण से प्राप्त नहीं होता कि अभिक्रिया जो है उष्माशोषी है या उष्माक्षेपी है। ठीक है, तीसरा, समीकरण अभिक्रिया की दशा की जानकारी नहीं प्राप्त होती है। अभिक्रिया की दशा क्या होता है हुआ, यानी कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो है वो प्रेशर में हो रहा है
या फिर उसको गर्म करने में हो रहा है, ठंडा करने पे हो रहा है, या फिर और गति मतलब बहुत कुछ भी हो सकता है प्रेजेंटेशन उसका दशा, ठीक है। उसके बाद चौथा क्या, समीकरण से अभिक्रिया के वेग की जानकारी प्राप्त है। वेग करने का मतलब क्या, जैसे देखिए हम लोग पेट्रोल में आग लगाएंगे सरसीना लग जाएगा, गैस में लगाएंगे और तेज लगेगा, लकड़ी में लगाएंगे धीरे धीरे लगेगा, लगेगा ना लगेगा, कोयला में लगाएंगे और धीरे धीरे। कहने का मतलब क्या है कि वेग की जानकारी प्राप्त नहीं होती कि कितना तेज हो रहा है कितना स्लो हो रहा है, ठीक है। पांचवा, विस्फोट की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। कुछ अभिक्रिया से आवाज भी करता है, विस्फोट होता है तो आवाज करता है, तो विस्फोट की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। छठा क्या है, अभिकारक की निश्चित मात्रा की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, मतलब कि कितना अभिकारक लिया गया है, कितना प्रतिफल बन रहा है, इसका भी कोई आइडिया नहीं मिलता है। किससे, रासायनिक समीकरण से, ठीक है। ये था पॉइंट मेरा तीसरा जो था रासायनिक समीकरण की सीमा। उम्मीद है आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ऊपर से थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि आपको पूरे चीज दिखे बढ़िया से, ठीक है, पूरा दिखना चाहिए। और जिन बच्चों को नहीं दिख रहा होगा, दिखना तो चाहिए ही, ऊपर वाले जो कोना में लिखा हुआ है, कोने का चीज थोड़ा सा इशू करेगा, हाँ उसको छोटा करके आप पहले वाले स्लाइड में मतलब पीछे करके जहाँ पे ऊपर लिख रहा है तो उस टाइम देख सकते हैं। कोई दिक्कत है? उम्मीद है आज का क्लास आपको अच्छा लगा। देखिए अगर बोले थे कि सर इसके आगे वाला भी पॉइंट समझाना है कि रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या करना होता है, तो और अधिक उपयोगी बनाने वाला अगर समझाएंगे तो थोड़ा ज्यादा लंबा क्लास चला जाएगा, तो फिर लंबा ज्यादा क्लास हो जाएगा। क्या कोशिश करेंगे आगे बढ़ाने का? उम्मीद तो लग रहा है कि लंबा जाएगा ही, तो ट्राई किया जाए क्या? चलिए इसके बाद जो है ना इसका और एक और पॉइंट देखते हैं, कोशिश करके कितना तक ज्यादा है। अगर ज्यादा इशू होगा, ज्यादा टाइम लगेगा तो उसको बीच में ही ड्रॉप कर दिया जाएगा। थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं, 2-3 पॉइंट पढ़ते हैं। जैसा इसका पहला पढ़े, देखिए भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो नंबर 1 में हम लोग हेडिंग डाल लेंगे। सबसे पहले तो हेडिंग जो डालना होता है वो हेडिंग क्या होता है, अभिक्रिया को यानी रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाना। क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाना, उपयोगी बनाने का क्या मतलब क्या हुआ कि हम लोग को और उसको पढ़ने में आसानी हो जाए। उपयोगी बनाना, जितना इजी पढ़ने में रहेगा, जितना इजी समझने में रहेगा, उतना ज्यादा उसका यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट इसमें डाल लेंगे हम लोग, क्या जो इसका पहला डाल लेते हैं कि भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त ना होता है तो भौतिकी अवस्था को पहले नंबर में सुधारेंगे। तो सबसे पहला इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, भौतिक अवस्था। कौन सी अवस्था, भौतिक अवस्था। चलिए अब इसको समझ लीजिए, आपको पूरा टेंशन खत्म कर देते हैं अभी। चलिए भौतिक अवस्था में क्या होगा, देखिए अगर कोई रासायनिक समीकरण लिख रहा है तो उसमें जो भी पदार्थ भाग ले रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो अभिकारक के लिए जानकारी, उसकी भौतिक अवस्था की जानकारी के लिए यदि ठोस है तो उसके लिए एस लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि ठोस जो होता है, ठोस का इंग्लिश होता है सॉलिड, सॉलिड का पहला लेटर एस। द्रव का इंग्लिश होता है लिक्विड, है लिक्विड का पहला लेटर एल। और गैस का इंग्लिश होता है गैसी होता है, गैस का पहला लेटर जी। तो जो ठोस रहेगा उसके ब्रैकेट में एस, लिक्विड द्रव के ब्रैकेट में एल, और जो गैस रहेगा उसके ब्रैकेट में जी लिख दिया जाएगा। तो हो गया, इसका एक टेंशन खत्म हो गया। यस, तो यही हो गया और अधिक उपयोगी बनाने के लिए। तो भौतिक अवस्था में क्या कहेंगे, तो शॉर्ट में लिख देते हैं कि रासायनिक समीकरण में जो भाग लेता है, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए गए अभिकारक के लिए, ठोस के लिए एस, गैस के लिए जी और द्रव के लिए एल लिख दिया जाता है। तो शॉर्टकट में लिखेंगे समीकरण में सूत्र अभिकारक, और समीकरण में लिखना है ना, समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल के सूत्र अब्लिक संकेत के कोष्ठक में, के बगल कोष्ठक में, के बगल मतलब साइड, के साइड कोष्ठक
कोष्ठक किसको बोलते हैं बुआ? तो ब्रैकेट जिसको बोलते हैं ना, गोल घेर करके, वही कोष्ठक हो गया। ठीक है, के साइड कोष्ठक में अब इतना भाषण था, इसमें कुछ भी नहीं था। मेन पॉइंट अब लिखेंगे। में ठोस के लिए एस, ठोस के लिए क्या? एस, ठोस के लिए एस, एस यानी सॉलिड, ठोस के लिए एस, द्रव के लिए अब तीन चीज समझ में आ जाएगा ना, द्रव के लिए एल, और गैस के लिए जी लिख दिया जाता है। गैस के लिए जी लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता है। कोई दिक्कत? ऑल पॉइंट्स क्लियर? बोलिएगा। बिल्कुल क्लियर। क्या लिखे कि भौतिक अवस्था रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल के सूत्र अवलिक संकेत के साइड कोष्ठक में ठोस के लिए एस, द्रव के लिए एल, और गैस के लिए क्या लिख दिया जाता है? जी लिख दिया जाता है। बस टेंशन खत्म हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे हम लोग जो बार बार ले रहे थे H2O2 और बना दिया था क्या? H2O, H2O2 बना दिया क्या? H2O। इसको संतुलित करने के लिए दो इन्हें चिपका दीजिए, हो गया 2H2O। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमको पता है कि ये हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन है जो गैस है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो इसके लिए ब्रैकेट में क्या लिख दिया? जी लिख दिया। ठीक है, ऑक्सीजन क्या? ऑक्सीजन भी गैस है। गैस के लिए क्या लिख दिया? जी लिख दिया। अच्छा, जल जो लेते हैं, जल क्या होता है? पानी। पानी क्या होता है? लिक्विड। लिक्विड यानी द्रव। द्रव के लिए क्या लिख दिया? एल लिख दिया। कोई दिक्कत? अब कोई भी आदमी देखेगा इसको तो समझ जाएगा कि अच्छा ये इसके ब्रैकेट में जी यानी क्या है? ये गैस है। इसके ब्रैकेट में जी यानी ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। इसके ब्रैकेट में एल यानी द्रव, H2O जो क्या है वो द्रव है, लिक्विड है। कोई दिक्कत? तो ये नंबर 1 था क्या? भौतिक अवस्था की जानकारी। भौतिक अवस्था की जानकारी अब आराम से पता चल जाएगा क्या? भौतिक अवस्था की जानकारी अब आराम से पता चल जाएगा क्या कि मतलब भौतिक अवस्था में ऊपर का थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, अब 100 फोड़ा हुआ है। कोई दिक्कत? भौतिक अवस्था की जानकारी में कोई भी दिक्कत? तो उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये समझ में आ जाएगा हुआ, द्रव के लिए एल, गैस के लिए जी। ठीक है, क्योंकि अब उतना लिखते तो फिर आपको पता है कि ज्यादा लिखना भी सही नहीं है, और जितना ज्यादा शॉर्ट, सिर्फ मेरा काम है आपको समझाना। इतना हम लिखने की कोशिश करते हैं जितना से आपको समझ में आ जाए, आगे भी अभी भी। ठीक है, तो अब दूसरा लिखते हैं क्या? उष्मा की जानकारी। दूसरा क्या लिखे? उष्मा की जानकारी। उष्मा की जानकारी, देखिए उष्मा की जानकारी। अब ये उष्मा की जानकारी कैसे मिलेगा ना बुआ? देखिए उष्मा तो दो तरीके की जानकारी होगा, या तो उष्मा निकलेगा या तो उष्मा आएगा। उष्मा निकलेगा या तो आएगा। ठीक है, अगर कोई से उष्मा निकलेगा तो उसमें उसको बोलेंगे उष्मा छेपी, और उष्मा ले रहे तो उष्मा शोषी। तो क्या लिखेंगे? यदि अभिक्रिया में उष्मा की आवश्यकता होती है, यानी शॉर्ट में लिखना है, आवश्यकता होती है तो उष्मा शोषी होता है, और नहीं आवश्यकता निकलता है तो उष्मा छेपी होता है। तो जब उष्मा शोषी रहेगा तो तीर चिन्ह की बाईं ओर। अच्छा, दाईं बाईं समझ में आता है आपको? ये देखिए, ये तीर चिन्ह है। ठीक है, हम आपको कुछ समझा रहे हैं। जैसे मान के चलिए, क्या समझा है? हम पानी ले लेते हैं, ठीक है, और चीनी ले लिए। चीनी ले लिए, अब बनाना है हमको शरबत, तो इसको गर्म करना होगा ना, हीट करना होगा ना, तो पानी चीनी लेकर के शरबत, सॉरी बोले शरबत, माय मिस्टेक, चाय बनाना। क्या बनाना? चाय बनाना है। भाई साहब जब चाय बनाना है आपको, तो इसको पानी चीनी को गर्म करना होगा ना, हीट करना होगा। इसमें उष्मा आ रहा है कि ना आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो आ रहा है तो उष्मा होना जरूरी है ना, तो जो जो जरूरी होता है वो तीर चिन्ह कहाँ लिखा था? लेफ्ट में। लिखा था कि नहीं खाता है? बिल्कुल। अच्छा, अब क्या करें? अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। जैसे रात के टाइम में अम्मी जो है 1 गिलास दूध लेकर आए। क्या लेकर के आए? दूध। अब आपको पता है कि जो भी बच्चे दूध पीते होंगे तो उनको पता होगा कि जब दूध आती है तो गरम गरम रहता है। अम्मी गरम करके लाए दूध। अब ये दूध को लेकर के गरम करके, अब इसमें से गर्म ही निकल रहा है, उष्मा निकल रहा है। अब इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे ना, तो उष्मा जरूरी तो नहीं है, अब ठंडा होने के लिए छोड़ दिए, तब इसमें से पहले तो उष्मा निकल जाएगा बाहर। उसमें क्या होगा? बाहर निकलेगा, और प्लस में क्या मिल जाएगा? दूध मिलेगा। यहाँ क्या देखें, यहाँ हमको गर्मी की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से दूध गर्म होकर के आ गया था, ठंडा कर रहा, तो उष्मा को छोड़ दिए, उष्मा बाहर चल जाएगा, और हमको सिर्फ पीना क्या है? दूध पीना है। समझ में आ रहा है? जब उष्मा की जरूरत पड़ेगा तो लेफ्ट साइड में तीर के, और मतलब जब जरूरत नहीं है, यानी उष्मा छेपी। उष्मा शोषी में उष्मा लेफ्ट में लिखेंगे, और उष्मा छेपी में उष्मा
तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। हर कंसेप्ट समझ में आएगा बुआ, सिर्फ दिक्कत ये होगी कि आपको सही से बैठ के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दिक्कत बोले नहीं, जरूरी ये होना चाहिए। जरूरी क्या होगा कि आपको सही से बैठ के पढ़ना होगा। उष्मा की जानकारी में क्या लिखेंगे? यदि उष्मा शोषी है तो उष्मा शोषी के लिए उष्मा तीर चिन्ह की बाईं ओर, शॉर्ट में लिखते हैं उष्मा शोषी के लिए, उष्मा शोषी के लिए, उष्मा शोषी के लिए तीर चिन्ह के, तीर चिन्ह के बाईं ओर, बाईं ओर, उष्मा शोषी के लिए तीर चिन्ह के बाईं ओर, बाईं ओर उष्मा लिख दिया जाता है। उष्मा लिख दिया जाता है तथा उष्मा छेपी के लिए, तथा उष्मा छेपी के लिए, फिर शोषी लिखा रहा है, तथा उष्मा छेपी के लिए, उष्मा छेपी के लिए तीर चिन्ह के, उष्मा छेपी के लिए तीर चिन्ह के कहाँ लिखेंगे बुआ? दाहिनी ओर। अच्छा गड़बड़ कर दिया ना, ये जो होता है, ये जो तीर चिन्ह है इस साइड होता है लेफ्ट, इस साइड क्या होता है? राइट। ये नहीं होता, लेफ्ट से राइट तक जाना है, LHS से सही तो लिखे है ना, सही है। बाई मतलब लेफ्ट है ना, सही हुआ, गलती नहीं है। चलिए तो क्या लिखे? तीर चिन्ह के दाईं ओर, के दाईं ओर क्या लिख देते हैं? दाईं ओर उष्मा लिख दिया जाता है। उष्मा लिख दिया जाता है, उष्मा लिख दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया। आपको किस चीज की जानकारी प्राप्त होना? तो उष्मा छेपी और उष्मा शोषी की जानकारी प्राप्त होने के लिए क्या क्या करेंगे? लेफ्ट और राइट में क्या लिख देंगे? उष्मा लिख देंगे, ठीक है। अगर उष्मा शोषी है तो बाईं ओर, अगर उष्मा छेपी है तो कहाँ लिख देंगे? दाईं ओर लिख दिया जाता है। जैसे मान के चलिए कि हम लोग बनाते हैं, और क्या बनाए? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। दो एग्जाम्पल होगा इसका, एक उष्मा शोषी का, एक उष्मा छेपी का। तो नंबर 1 में लिखते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलके बनाता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अब ये CO2 जो बनाया ना, तो CO2 बनाने के लिए कैसे होता है देखिए हुआ। अब CO2 के लिए कैसे होता देखिए, जैसे कार्बन जानते हैं आप? कोयला। क्या होता है? कार्बन मीन्स कोयला। कार्बन को जलाएंगे, हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो इसमें ऑक्सीजन की बिना, कोई भी चीज जो है बिना ऑक्सीजन के जलेगा क्या? नहीं ना जलेगा। तो इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करने के लिए हमको तो O2 चाहिए ना, ऑक्सीजन चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। अब ये जो कार्बन है, सॉरी ये ऑक्सीजन, ये कार्बन है, दोनों मिल गया तो जलेगा कोयला, तो क्या निकलता है? काला काला धुआं निकलता है कि नहीं निकलता है? काला काला धुआं ही तो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो सर जी खाली कोयला जलाते तो खाली धुआं निकलता है कि गर्मियों निकलता है? तो क्या निकलता है? कोयला जलाते तो आग नहीं निकलता, आग यानी उष्मा, उष्मा। तो यही चलते हैं, आप इजी वाला लिए जो आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्या क्या लिए? कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का आपस में मिला था, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और क्या मिल गया प्लस में? उष्मा मिल गया। क्या मिल गया? प्लस में उष्मा मिल गया। उसके बाद क्या करें? एक लेते हैं N2 और O2। N2 यानी नाइट्रोजन, और एक लेते O2 यानी ऑक्सीजन। और इसको बनाने के लिए हमको चाहिए उष्मा की आवश्यकता होती है। क्या चीज की आवश्यकता होती है? उष्मा की आवश्यकता होती है। तो ये क्या बन गया? फिर N2O बन गया, NO2 बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत? उम्मीद है दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये जब बाहर उष्मा निकल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? जब निकल रहा है तो ये हो जाएगा आपका उष्मा छेपी। क्या हो जाएगा? ये उष्मा छेपी निकल रहा है तो उष्मा छेपी। इसमें जरूरत हो रहा है तो ये हो जाएगा उष्मा शोषी। ये क्या हो जाएगा? उष्मा शोषी। उष्मा छेपी और उष्मा शोषी दोनों कम कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। उम्मीद है दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करके नीचे कर देते ताकि आपको समझ में आ जाए।
तो ये रहा पॉइंट आपको उपयोगी बनाने के लिए 2 को, और इसके बाद 4 और पॉइंट बचा है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, हर पॉइंट समझ में आ रही होगी। अगर पॉइंट अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है, तो फिर क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। आज हम लोग क्या क्या चीज पढ़े उसको एक दफा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले पढ़े हैं कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचना प्राप्त होती है। एक एक करके देख लिए। अभिकारक के संकेत मिलता है, अभिक्रिया में कौन भाग लेता है वो मिलता है प्राप्त, फिर परमाणु कितना भाग ले रहा है, कितना बन रहा है, और प्रतिफल की संख्या कितना है, अभिकारक की संख्या कितना है, उसका द्रव्यमान क्या है, उस सब की जानकारी प्राप्त होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 1 में ये पढ़ लिए थे, ले लिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये जो समझाए थे नोट ऑफ ली। उसके बाद क्या, ये तो आपको बताते कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या लाभ होता है। रफ में बताते कि टाइम कम लगता है, पेपर कम लगता है, लिखने में आसान होता है, निश्चित मात्रा की मतलब जानकारी प्राप्त होता है, और सभी जगह एक जैसा लिखाता है। ये तो शॉर्ट में, और ये था पूरा एकदम फुल डिटेल्स में। समय की बचत, कागज की बचत, लिखने में आसान, प्रतिफल के लिए निश्चित अभिकारक की मात्रा, और रासायनिक समीकरण पूरे विश्व में एक जैसा लिखाता है। ठीक है। ये छठा नंबर क्या लिखे, रासायनिक समीकरण की सीमा। सीमा यानी क्या क्या जिसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तब हुआ पहला नंबर भौतिक अवस्था, यानी ठोस द्रव गैस क्या पता नहीं चलता। दूसरा नंबर क्या, ऊष्माक्षेपीय है कि ऊष्माशोषी है ये भी पता नहीं चलता। दोनों को अभी हम कंफर्म आगे पढ़ा दिए। अभिक्रिया की दशा यानी कौन दशा में होता है उसका भी पता नहीं चलता। उसके बाद क्या, समीकरण से उसका वेग का पता नहीं चलता, कितना स्पीड हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, विस्फोट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भी पता नहीं चलता। उसके बाद क्या, अभिकारक की निश्चित मात्रा की पता नहीं चलता। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है पता नहीं चलने वाला सब है। उसके बाद अभी क्या पढ़े हम लोग, रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाना। तो और अधिक उपयोगी में भौतिक अवस्था यानी ठोस के लिए S लिख लिए, द्रव के लिए L लिख लिए, गैस के लिए G लिख दिया। अब पता चल जाएगा देख करके कि कौन कौन से, कौन द्रव है कौन गैस है। उष्मा निकल रहा है तो उष्मा बाहर में लेफ्ट यानी तीर चिन्ह के दाईं ओर उष्मा, और उष्मा लग रहा है तीर चिन्ह के बाईं ओर उष्मा लिख लिए। ये था हम लोगों का पॉइंट, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और उम्मीदें ले लिए होंगे और सारे पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, आप अपना राय विचार जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए। क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को आगे बढ़ाइएगा जरूर, और क्लास में कुछ कमी लगे तो बाबू वो भी बताइएगा। तो मतलब जो भी दिक्कत कहीं भी हो ना, ताकि अगर आप बताइएगा तो हमको पता चलेगा कि कहाँ पे कौन पॉइंट में दिक्कतें आ रही है, तो उस पॉइंट को हम दूर करने का कोशिश करेंगे। आप नहीं बताइएगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो कंफर्म आपको माइंड में जा रही है या नहीं जा रही है, कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।